जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र मूलभूत की अवधारणा। यानी यह आईएससी के 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर है, जो आज हम फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और हमें इतना विश्वास है कि यदि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपके लिए 11वीं क्लास ही नहीं 12वीं क्लास और साथ ही साथ कंपटीशन इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। मतलब कि 11वीं क्लास में आए, 12वीं क्लास में आए, साथ में कंपटीशन से कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए तो आप लोग उसे एकदम ईमानदारी पूर्वक से सॉल्व कर दीजिएगा। तो आज आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जितना हो सके अपने भाई बंधु दोस्त मित्र को भी शेयर करिएगा, क्योंकि आज का जो चैप्टर चल रहा है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलने जा रहा है, वह क्वेश्चन आपके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं कि पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है, तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। 40 क्वेश्चन को देख कर करके पूरे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के प्रत्येक टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आप लोग के सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन आ गया तो जितने लोग जुड़ेंगे अपने दोस्त मित्र को भी शेयर करेंगे, क्योंकि आपका एक शेयर आपके भाई बंधु को भी प्रॉफिट देगा। तो देखिए, यानी सबसे पहले नंबर ये समझना है कि जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। यानी यहाँ पर लिखा गया है, यानी जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग केवल और केवल ऑब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं। यानी 40 क्वेश्चन है, उस 40 क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व कर देते हैं तो समझिए कि आपका ये चैप्टर का पूर्ण रूप से टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक पर 1-2 क्वेश्चन है। प्रत्येक टॉपिक पर 1-2 क्वेश्चन है, जिसको जानना है आपके लिए क्या है, बेहद जरूरी है, क्योंकि यह पहला चैप्टर प्रत्येक चैप्टर में यूज होता है। यानी हम कहें तो ये आपको 11वीं और 12वीं क्लास के जो केमिस्ट्री चैप्टर हैं, यानी 14 चैप्टर फर्स्ट ईयर और 16 चैप्टर आपका है सेकेंड ईयर, तो 14-16 को ऐड करिएगा तो 30 चैप्टर होता है। और 30 चैप्टर में जो एक चैप्टर ये है, यानी 29 चैप्टर में पहला चैप्टर यूज होता है। यानी जिसको पहला चैप्टर समझ में नहीं आया उसको 29 चैप्टर में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसलिए 29 चैप्टर को समझने के लिए, 29 क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले नंबर हमको रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को समझना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का आपको स्क्रीन पर आया हुआ है, उसका आप लोग आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपको रसायन शास्त्र। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है रसायन शास्त्र, जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, जनक किसे कहते हैं। यानी रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो आप एंटोइन लेवोजियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेवोजियर। यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर का जनक किसे बोला जाता है, क्या केमिस्ट्री का फादर किसे बोला जाता है, केमिस्ट्री का फादर किसे बोला जाता है। तो आप 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, यानी भारतीय रसायन शास्त्र का जनक। भारतीय रसायन शास्त्र का जनक कौन है, कह रहा कि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, यानी भारतीय, इंडियन केमिस्ट्री का मतलब क्या होगा, भारतीय रसायन शास्त्र। ऑफ मतलब क्या होता है, भारतीय रसायन शास्त्र का फादर मतलब जनक कौन है। तो आपको आंसर होगा पीसी
राय यानी प्रफुल्ल चंद्र राय, यानी फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है? तो प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिकल का मतलब भौतिकी होता है, यानी भौतिक रसायन का जनक, भौतिक रसायन का जनक। तो मेरे प्यारे बच्चे, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड, यानी विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड। यानी आपको कोई क्वेश्चन करता है कि फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कौन है? तो फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएंगे विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, यदि फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर न्यूटन साहब है नहीं, यदि हम बात करें लेबोजियर साहब है नहीं, पीसी राव है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वार्नर। यानी फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन का जनक किसे कहते हैं? अकार्बनिक रसायन का जनक किसे कहते हैं? वार्नर। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? तो फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वार्नर। कौन है? वार्नर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि देखा जाए तो आपको विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड है नहीं, अरस्तु है नहीं, इसमें देखते हैं ए ऑप्शन दिया है फ्रेडरिक ओहलर। हाँ बिल्कुल, फ्रेडरिक ओहलर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रेडरिक ओहलर हैं, फ्रेडरिक ओहलर। थोड़ा सा मैं आपको इस ऑर्गेनिक के बारे में बतला दूं, क्योंकि मेरा अगले क्लास यानी दिनांक 29 नवंबर 2023 से रात्रि 7 से 8 लाइव क्लास आने वाले हैं, जो पर डे लाइव आएंगे, और उसमें हम पहले जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक हैं वो ऑर्गेनिक चालू करने वाले हैं, ऑर्गेनिक पढ़ाने वाले हैं क्लास 12वीं क्लास के, जिसमें 11वीं क्लास के बच्चे को के लिए क्या होगा? फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग 29 तारीख रात्रि 7 बजे जुड़िएगा और अधिक से अधिक आप अपने नॉलेज को बढ़ाइएगा, जिसमें हम ऑर्गेनिक ही पढ़ाएंगे। उसमें पहला बेसिक चालू होगा ऑर्गेनिक से। तो सबसे पहले नंबर हम लोग ये जान लेते हैं कि फ्रेडरिक ओहलर हैं कौन। तो सन 1815 ईस्वी में, सन 1815 ईस्वी में बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने, बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। यानी सन 1815 ईस्वी में बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। अब आप कहिएगा कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? यानी मैंने आपको क्या बतलाया? सन 1815 ईस्वी में बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। तो आप कहिएगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी जैव शक्ति सिद्धांत को क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? तो जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1815 ईस्वी में बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक पदार्थों द्वारा या कार्बनिक पदार्थों द्वारा या किसी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। यानी बर्जेलियस साहब का कहना था 1815 ईस्वी में कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में या
अकार्बनिक पदार्थों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ये किनका सिद्धांत था? बर्जेलियस साहब का सिद्धांत था। यानी आपको पेपर में पूछता रहता है कि जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बर्जेलियस। कब किया? 1815 ईस्वी में। देखिए बर्जेलियस आप तो कह दिए कि कार्बनिक यौगिकों को यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किसी भी प्रयोगशाला में या आपको इनऑर्गेनिक के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, ये तो कह दिए। लेकिन उन्हीं का शिष्य ओहलर जिसको बोलते हैं ओहलर यानी बर्जेलियस साहब का ही शिष्य थे। शिष्य यानी ओहलर कौन थे? तो बर्जेलियस साहब का शिष्य। बर्जेलियस साहब का शिष्य ओहलर ने, जिसको हम लोग ओहलर बोलते हैं, ओहलर ने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन विरोध किया और कहा कि हमारे जो गुरुवर बर्जेलियस साहब ने जो नियम दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, ये बिल्कुल गलत दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को यानी अधिकांश कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला या अकार्बनिक पदार्थ द्वारा ही बनाया जाता है। उन्होंने करीब 4 लाख से भी अधिक कंपाउंड्स का निर्माण किया। यानी हम बात करते हैं ओहलर का, तो ओहलर आपको बर्जेलियस साहब का शिष्य थे। इन्होंने सन 1828 ईस्वी में, किस ईस्वी में? सन 1828 ईस्वी में जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन विरोध किया। ओहलर बर्जेलियस साहब का शिष्य सन 1828 ईस्वी में जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन विरोध किया और बतलाया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक या प्रयोगशाला में ही बनाया जा सकता है। और उन्होंने क्या किया? अपना सिद्धांत दिया और साबित भी कर दिया। जो आपने सुना होगा यूरिया को अकार्बनिक पदार्थों द्वारा क्या किया? बनाया। जो यूरिया आपको कहा है कार्बनिक कंपाउंड से, यानी आपको देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो यानी यूरिया को अकार्बनिक पदार्थों द्वारा क्या बना दिया? यानी अकार्बनिक पदार्थों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को बना दिया। तो ये कौन बनाया? तो जिसका नाम है ओहलर। यानी इसीलिए बोलते हैं कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कौन होंगे? फ्रेडरिक ओहलर। कौन होंगे भाई लोग? फ्रेडरिक ओहलर। यानी एक बार और पुनः रिपीट कर रहे हैं, सन 1815 ईस्वी में बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने जैव शक्ति सिद्धांत का प्रयोग किया था। जैव शक्ति सिद्धांत कहता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में या अकार्बनिक पदार्थों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। किंतु बर्जेलियस साहब के शिष्य ओहलर ने सन 1828 ईस्वी में जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन विरोध किया और बतलाया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में ही अधिकांश बनाया जा सकता है। और उन्होंने 4 लाख से अधिक कंपाउंड्स को बनाने का वादा किया कि 4 लाख से भी अधिक अकार्बनिक पदार्थों द्वारा या प्रयोगशालाओं द्वारा बनाया जाता है। इसलिए हम लोग फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे बोलते हैं? फ्रेडरिक ओहलर को। क्या किसको बोलते हैं? फ्रेडरिक ओहलर को। चलिए अब ऑप्शन नंबर आपका हो गया 5 का ये, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फादर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। फादर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं विश्लेषणात्मक रसायन के जनक कौन है? यानी फादर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री कौन है? तो देखिए यदि देखा जाए ऑप्शन में तो डी है नहीं, आरसी राय ये है नहीं। यदि वार्नर को देखें तो हम पहले बतलाएं कि इनऑर्गेनिक में चले जाते हैं, वार्नर ये है नहीं। न्यूटन को देखें तो न्यूटन फिजिक्स का फादर है, तो ये है नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, आइजैक न्यूरिट्स कोलहॉफ। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आइजैक न्यूरिट्स कोलहॉफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यानी आपको 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री जिसे जैव रसायन कहते हैं, बायो रसायन को क्या बोलते हैं? जैव रसायन बोलते हैं। तो देखिए यदि फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो क्या लेवोजियर हैं? बिल्कुल नहीं।
यानी लेवोजियर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। यदि हम बात करें अरस्तु हैं तो बिल्कुल ये क्या है, गलत है। बात करेंगे न्यूटन है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूटन किसके जनक हैं, तो फिजिक्स के। अरस्तु किसके जनक हैं, तो अरस्तु साहब जो हैं बायो का फादर है, यानी फादर ऑफ बायो कौन है, अरस्तु। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी, यानी ऑप्शन क्या हो गया, बी, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। यानी आपका जो ऑप्शन होगा 7 का बी ऑप्शन होगा, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। यानी कोई बोलेगा आपसे फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन है, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब आपने देख लिया कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फादर ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे हम लोग, तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो फादर ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए पी राय है नहीं, लेवाइसियो जिसको इसमें मिस्टेक में हो गया है, लेवाइसियो लिखना था। अरस्तु साहब है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी न्यूटन। कोई बोलेगा कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन है भाई, तो फादर ऑफ फिजिक्स आपका हो जाएंगे न्यूटन साहब। कौन हो जाएंगे, न्यूटन साहब। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर रिपीट भी किया कि आपको फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु साहब हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु साहब हैं। कौन है, अरस्तु साहब। क्वेश्चन नंबर ऑफ 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था, ये देख लीजिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था पूछ दिया। कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपने किसी भी कंपटीशन देने के लिए जाइएगा तो आपको लाइफ में जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग से क्वेश्चन किया गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं, 5 अवस्था होती हैं। पहला अवस्था बात करेंगे सॉलिड, क्या बात करेंगे, सॉलिड। दूसरा बात करेंगे हम लोग, दूसरा बात क्या करेंगे, दूसरा हम लोग का हो जाएगा लिक्विड। दूसरा क्या हो जाएगा, लिक्विड, यानी दूसरा अवस्था लिक्विड। तीसरा आदि अवस्था की बात करेंगे हम लोग तो गैस। तीसरा अवस्था क्या हो जाएगा, गैस। और चौथा में क्या है, प्लाज्मा, यानी चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। यानी पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा है। तो याद रख लीजिएगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा है। क्योंकि ठोस क्या है, ठोस प्रथम अवस्था है, द्रव क्या है, द्वितीय अवस्था है, गैस क्या है, तृतीय अवस्था। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, 11, क्वेश्चन नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। तो देखिए पदार्थ की 5वीं अवस्था की हम बात करें तो पहली अवस्था में क्या होती है, तो पहली अवस्था में बात करेंगे तो सॉलिड होगा, मैंने अभी बतलाया सॉलिड। दूसरी अवस्था लिक्विड हो जाएगा, तीसरी गैस हो जाएगा, चौथी अवस्था प्लाज्मा हो जाएगा जो दिया है, और 5वीं अवस्था हो जाएगा बोस-आइंस्टीन, यानी ऑप्शन नंबर बी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी कोई बोलेगा कि पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, तो पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। यानी कोई क्वेश्चन आपसे कह दे कि पदार्थ की प्रथम अवस्था क्या है, तो ठोस पदार्थ की द्वितीय अवस्था क्या है, द्रव पदार्थ की तृतीय अवस्था क्या है, गैस पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टीन। ठीक है, बोस-आइंस्टीन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ याद रहे कि ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, तो पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन है।
पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? बोसाइंस्टीन है। याद रखिएगा क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। करा एसटीपी। देखिए एसटीपी का मतलब क्या होता है? सिंपल टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का मतलब होता है सिंपल टेम्परेचर प्रेशर, जिसे एनटीपी भी बोलते हैं। यानी एसटीपी को क्या बोलते हैं? एनटीपी भी। तो याद रहे, कभी एसटीपी देता है और कभी एनटीपी देता है। तो एसटीपी का मतलब क्या होता है? सिंपल टेम्परेचर प्रेशर, सिंपल टेम्परेचर प्रेशर। और एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो कह रहा है कि सिंपल टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर सभी गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होगा। 1 ग्राम अणु का, यानी क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। तो एनटीपी हो या एसटीपी हो, उसके 1 ग्राम अणु का जो आयतन होगा 22.4 लीटर होता है। यानी कितने लीटर होता है? 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 22.4 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी एसटीपी पर सभी गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन पाया जाता है। तो कितना? ऑप्शन नंबर सी, यानी 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर हम लोग सी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ताप का SI मात्रक होता है। तो आपका क्या SI मात्रक होता है? तो हम आपको बतला दे, ताप किसी पदार्थ की उष्णता की माप है। ताप किसी निकाय की उष्णता की माप है, जो यह बतलाता है कि उसमें कितना हीट है, कितना उष्मा है। तो ताप के 3 पैमाने होते हैं। ताप के कितने पैमाने होते हैं? 3 पैमाने होते हैं। यदि पहला पैमाने की बात करें तो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। दूसरा पैमाना यदि बात करें हम लोग, दूसरा होता है सेल्सियस, सेल्सियस होता है, सेल्सियस होता है, सेल्सियस होता है। यदि तीसरा हम लोग देखें तो तीसरा होता है फारेनहाइट होता है, फारेनहाइट होता है। यानी ताप मापने के कितने पैमाने? 3 पैमाने होते हैं। पहला पैमाना है केल्विन, दूसरा पैमाना है सेल्सियस, तीसरा पैमाना फारेनहाइट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि केल्विन, सेल्सियस और फारेनहाइट क्या है, तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए केल्विन के लिए जब बात आ गई, यहाँ पर नाम क्या आ गया? केल्विन। तो ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, जिसका मान 0 डिग्री, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, जिसका मान 273.15 से लेकर करके 373.15 तक होता है। केल्विन को के के द्वारा सूचित करते हैं, केल्विन को के साथ सूचित करते हैं। इसके साथ कोई डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है और वैज्ञानिक के नाम में कभी भी कोई डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। तो याद रहे कि ताप का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो ताप का SI मात्रक केल्विन हो जाएगा। ताप का SI मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। तो आप लोग समझें कि केल्विन की बात करेगा तो केल्विन क्या है? ताप का SI मात्रक है। केल्विन क्या है? ताप का SI मात्रक है, जिसको के द्वारा निरूपित करते हैं, जिसका मान होता है 273.15 से लेकर के 373.15 केल्विन। ठीक है, हम थोड़ा सा सेल्सियस की बात करें तो देखिए ताप का समान SI मात्रक सेल्सियस होता है। ताप का समान SI मात्रक सेल्सियस होता है, जिसको डिग्री C द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसको डिग्री C द्वारा व्यक्त करते हैं, जो इसका मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर करके 100 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मान ऋणात्मक में भी होता है, यानी जो सेल्सियस का मान होता है ऋणात्मक में भी होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं फारेनहाइट का। तो फारेनहाइट की बात करें हम लोग बाबू, तो फारेनहाइट में जो मान होता है, फारेनहाइट सेल्सियस के तरह समान SI मात्रक है। फारेनहाइट सेल्सियस के तरह ही ताप का समान SI मात्रक है, जिसको डिग्री F के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी फारेनहाइट को डिग्री F के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका मान होता है 32 डिग्री फारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फारेनहाइट। यानी जो फारेनहाइट का मान होता है 32 फारेनहाइट से लेकर के 212 फारेनहाइट होता है। देखिए एक दो आप लोग अभी पढ़ रहे स्टडी पीरियड में है। हम लोग जब सेट मारते हैं BPSC का या दरोगा का, कुछ ऐसे क्वेश्चन को जब सेट मारते हैं देखते हैं, तो उसमें हम लोग को ऐसा क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। तो आप लोग BPSC का कैंडिडेट हों या
एएसआई का कैंडिडेट हो, दरोगा का कैंडिडेट हो, या तमाम तरह का किसी भी सर्विस का आदि तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो उस सर्विस के तैयारी में ये ऐसा क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलता है। तो अब एक तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि केल्विन की बात करेगा तो केल्विन का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 1.5 का हम लोग अक्सर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यदि हम लोग बात करते हैं कि केल्विन का फॉर्मूला, केल्विन का सूत्र क्या होता है, तो केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब आप 273.15 भी जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब डिग्री सेल्सियस की बात करेगा तो डिग्री सेल्सियस ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में दे, यानी केल्विन माइनस 273.15 हो जाता है। यानी केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। और डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे हम लोग, केल्विन माइनस 273.15 होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं, कुछ और चीज जान लेते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जानना हम नहीं चाह रहे हैं तो हमारा अब रह गया क्या चीज़, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट डिग्री और सेल्सियस में एक संबंध होता है, डिग्री C/5 बराबर डिग्री F-32 बटा के क्या 9 हो जाएगा। ये आप लोग का क्या हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया। यानी कोई आपसे क्वेश्चन करे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, तो डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में यही संबंध है, डिग्री C/5 बराबर डिग्री F-32 बटा के 9। इस पर हम लोग क्या करते हैं, यदि सेल्सियस दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट निकाल लेते हैं, फ़ारेनहाइट दिया रहता तो सेल्सियस निकाल लेते हैं, या केल्विन दिया है और केल्विन दिया है, फ़ारेनहाइट पूछ दिया तो केल्विन के जरिए सेल्सियस को निकाल करके फ़ारेनहाइट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। यानी आपसे कोई बोलेगा कि ताप का SI मात्रा क्या होता है, तो केल्विन होता है, केल्विन होता है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। करा कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। आपने देखा भी होगा, शायद आपने कंपटीशन का तैयारी करते होंगे तो ये कई बार क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा चुका होगा कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ढूंढिए इसमें, तो 3 गुणे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तीव्र गति में, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको ये समझाते चलें। समझाने से क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन यदि समझाते हैं तो उससे कई क्वेश्चन आपको टच हो जाएगा, कई क्वेश्चन क्या कर सकता है, पकड़ा सकता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा आप एक बार कमेंट करिएगा अवश्य कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम चाहेंगे कि दूर करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15 क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन 15 कह रहा क्वेश्चन नंबर 15 कि नैनो का मान होता है, नैनो का मान होता है। तो चलिए नैनो का मान यदि बात करें तो सबसे पहले नंबर देखें तो 10⁻⁵ ये किसी का मान नहीं होता है। उपसर्ग में प्रीफिक्स की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे हम लोग 10⁻⁶, तो माइक्रो का मान होता है। माइक्रो को म्यू द्वारा व्यक्त करते हैं। तो माइक्रो का मान क्या होता है, 10⁻⁻⁶। तो ये आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 10⁻⁴ ये भी नहीं है। तो नैनो का मान क्या हो गया, डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी नैनो का मान क्या होता है, 10⁻⁻9 होता है। यानी नैनो का मान क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि माइक्रो को म्यू द्वारा व्यक्त करते हैं। माइक्रो का मान होता है, तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे दिया कि माइक्रो का मान क्या होता है, 10⁻⁶। क्योंकि अगले क्वेश्चन में जो बीता है उसमें हम लोग बतलाए हैं 15 क्वेश्चन में कि माइक्रो का मान क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। और 10⁻⁹ की बात करें तो नैनो का मान होता है। 10⁻⁻12 की बात करें तो ये पीको का मान होता है, पीको का मान। ये क्या, 10⁻⁻15 की बात करें तो फेमटो का मान होता है, फेमटो। यानी देखिए ये किसका हो गया, माइक्रो का हो गया, और ये क्या हो गया, नैनो का हो गया, नैनो। यानी
ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो माइक्रो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बात करेंगे तो नैनो का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो पिको का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो फेमटो का होगा। ये सबको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत बार क्या करता है, पूछता रहता है। और हम जो आज का क्वेश्चन करा रहे हैं केवल आपको बोर्ड के लिए नहीं, केवल और केवल आपके कंपटीशन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आप 11वीं क्लास के होंगे तो आप आने वाला समय में कंपटीशन में अवश्य बैठिएगा। 12वीं क्लास में हैं तो 12 क्लास का सिलेबस को तभी आप अच्छा से समझ पाइएगा जब ये चीज़ आपको जानकारी होगा। जितनी आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर है जितनी अच्छा समझ में आ रहा है उतनी समझ में हमको आगे आने वाला है। ठीक है, तो अभी तक क्या बोलते हैं, कापी कलम लेकर के नहीं बैठे हैं तो हम ये भी कहेंगे कि आप अपने कापी कलम को लेकर के ही बैठिए, जिससे आपको इसको लिखते जाना है। कि जैसे मान लीजिए कि अभी हमने बोला कि 10 के पावर माइनस 6 क्या होता है, तो माइक्रो होता है। 10 के पावर माइनस 9 होता है नैनो होता है। 10 के पावर माइनस 12 क्या होता है, पिको होता है। 10 के पावर माइनस 15 क्या होता है, तो फेमटो होता है। सब लिखिएगा तो आपको 10 दिन 5 दिन पर हमेशा अपडेट करते रहिएगा, देखते रहिएगा, आपको और आनंद आएगा। क्योंकि कंपटीशन आज समय बहुत हार्ड हो गया और जितने ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा उतने ज़्यादा आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर, इसका माइक्रो का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में होगा। यानी क्वेश्चन नंबर अब आ ही गया। जो हमने बोला था कि बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन की दिया था, हमें याद है कि मेरे भैया का नाम प्रदीप कुमार है। क्या नाम है मेरे भैया का? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार नाम है, हमसे बड़े भैया हैं। तो जा रहे थे बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, बिहार लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम देने जा रहे थे। तो सेट देख रहे थे तो हमने देखा और मैंने बोला था कि देखिए फ़ारेनहाइट को क्लियर करके जाइएगा, आपको फ़ारेनहाइट से क्वेश्चन पूछ सकता है। और अहोभाग से देखिए जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए पटना, और फ़ारेनहाइट का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब वो बात पता नहीं बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन बोल रहे थे कि हमारा आंसर सही है। तो हमने उनको बतला भी दिया था कि फ़ारेनहाइट कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट दिया है, क्या दिया है? फ़ारेनहाइट दिया है। तो वह आपको संबंध बतलाए होंगे डिग्री C बटा के 5 बराबर डिग्री F माइनस 32 बटा के 9। एक संबंध होता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो C का मान कितना दे दिया है? 25 दिया है। अब बटा के कितना, क्योंकि C का मान कितना दे दिया है? 25 बटा के 5 बराबर डिग्री F माइनस 32 भाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो कट जाएगा तो कितना बार में? 5 बार में कटेगा, कुछ नहीं तो 1 बराबर माइनस 32 बाई 9। तिर्यक मल्टीपल होता है, जब तिर्यक मल्टीपल होता है तो 9 पचे 45 हो जाएगा और माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 32 और बराबर डिग्री F हो जाएगा। ऐड कर दीजिएगा तो 5 2 7 हो जाएगा और 4 3 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी आपका आंसर क्या आ गया? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यानी सी आपका ऑप्शन क्या है? सही है। सी आपका ऑप्शन क्या है? सही है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन क्या देख लिए? सी। तो आप लोग देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले नंबर, यदि आप लोग जितने लोग जुड़े हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक चैनल का सब्सक्राइब, हम किसी भी प्रकार का वीडियो यदि अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन में पहुँच जाएगा। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्त मित्र को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ धारा करा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में होगा, यानी डिग्री सेल्सियस में होगा। करा कि जो 98 डिग्री सेल्सियस है वो किस में बदल दीजिए? 98 डिग्री सेल्सियस है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो सेल्सियस में बदल दीजिए। तो भाई मैंने आपको बहुत कुछ समय पहले बताया है कि इसके लिए डिग्री C बटा के 5 बराबर डिग्री F माइनस 32 बटा के 9 होता है। तो डिग्री C का मान क्या दिया है? कुछ नहीं, तो डिग्री C लिख देंगे, अब बटा के 5 कर देंगे। अब देखिए डिग्री F का मान कितना है? 98.6 और माइनस क्या हो जाएगा? 32, अब बटा में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तिर्यक गुणा हम लोग क्या करते हैं? कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर एक काम करते हैं, पहले घटा लेते हैं। तो डिग्री C बटा के 5
बराबर हो जाएगा आपको। अब घटा लीजिए तो 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 9 में से 3 तो 6.6 बटा में कितना हो जाएगा, बटा में आपको हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तिर्यक मल्टीपल कर दीजिए तो तिर्यक मल्टीपल करिएगा तो 9 डिग्री सी बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 को 0 हो जाएगा, पॉइंट बचेगा, 5 छक्के 30 3 33 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको हो जाएगा फिर 3 बचेगा, 5 छक्के 30, फिर 5 छक्के 30 और 3 33 हो जाएगा, यानी 33। यानी अब ये देखिए गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा डिग्री सी बराबर हो जाएगा 333 बटा के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप कटा दीजिए तो क्या 9 3 27 और 9 चौके 36, 9 चौके 36 तो यानी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कितना, क्योंकि देख लीजिएगा 9 चौके 36 इससे हो जाएगा 9 3 27 हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा 333 भाग कर दिए, हम कुछ किए नहीं है, केवल भाग किए हैं। तो 9 3 27 हो गया है। तो भाई देखिए 13 में से क्या, तो 7 6 13 63, 9 7 63, 9 7 63 यानी कितना आ गया 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कोई बोलेगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में क्या होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बेटा कितना हो गया, डी हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है तो एक बार अपने कोमल हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आपको सी हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 6.057 में सार्थक अंक क्या होता है। देखिए सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंक को हम लोग सिग्निफिकेंट बोलते हैं, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो कोई बोला कि सार्थक अंक क्या है, तो सार्थक अंक एक भौतिक राशि की परिशुद्धता की माप है, यानी ये शुद्धता की माप बतलाता है कि कौन सी राशि कितना शुद्ध है। तो जैसे मेरे नज़र में देखिए 0.02 है। उसके बाद यदि बात करते हैं 0.20, उसके बाद करते हैं 0.200, इसके बाद करते हैं 0.2000, इसके बाद 0.2000। तो हम लोग से क्वेश्चन कोई करता है तो जनरली हम लोग कहते हैं कि ये सब मान एक ही है, लेकिन सार्थक अंक कहता है कि नहीं, ये मान क्या है, सब अलग अलग है। इसमें सार्थक अंक 1 बोल देता है, इसमें सार्थक अंक 2 बोल देता है, इसमें सार्थक अंक 3 बोलता है, इसमें सार्थक अंक 4 बोलता है और इसमें सार्थक अंक 5 बोलता है। तो मेरे नज़र में क्या है, सब सेम है, लेकिन यदि सार्थक अंक की बात करें तो सार्थक अंक में क्या है, सब अलग अलग है। ठीक है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो भाई देखो यदि बोल रहा है कि सार्थक अंक क्या है, सार्थक अंक क्या है, देखो पहला चैप्टर का ही निचोड़ है। मैंने कई बार आपको बोला है कि जितने टॉपिक हैं पहला चैप्टर में, सभी टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यदि वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो जान लीजिए कि आज का क्लास पहला चैप्टर आपको फिनिश कर देगा, एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा। कुछ देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो 12वीं क्लास के लिए भी इसमें यूज़ है। तो आप लोग वीडियो तक के अंत तक जितने ज़्यादा बने रहिएगा, और सबसे ज़्यादा आप लोग अपने दोस्त मित्र भाई को शेयर करिए कि थोड़ा सा आपका एक शेयर मेरा मनोबल का करेगा, बढ़ाएगा। तो कह रहा कि सार्थक अंक, तो देखिए 0 जो होता है सार्थक अंक नहीं होता है, जनरली बात बता रहे हैं। क्योंकि देखिए यदि जिसको सार्थक अंक पढ़ना है तो मेरे वीडियो में जाकर करके, चैनल पर जाकर करके सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर संदीप सर एग्जाम अड्डा सर्च करेगा तो सार्थक अंक आ जाएगा, और उसमें हम क्लियर बताएं कि सार्थक अंक क्या होता है। लेकिन जनरली यदि यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा समझाते हैं। 0 हमारा सार्थक अंक नहीं होता है, क्लियर। 1 से लेकर के 9 तक सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। 0 सार्थक अंक नहीं होता है, 1 से लेकर के 9 तक सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। 0 सार्थक होंगे कब, कुछ कंडीशन लगता है। देखिए 0 सार्थक अंक नहीं है, लेकिन 0 के पहले कोई अंक है, 1 2 3 4, तो 0 आपका सार्थक अंक हो गया। क्या बोले हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 ले लिए, यहाँ पर 0 लेकर के, तो ये 0 हमारा सार्थक अंक नहीं है। तो यहाँ पर हम 3 ले लिए, तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंक क्या हो गया, 2 हो गया। हम लोग
जो भी रहेगा उसको हम काउंटिंग कर देते हैं, गिन देते हैं, तो हमारा वही सार्थक अंक होता है। तो यहाँ पर 0 के पहले क्या है, अंक है, क्योंकि देखिए पहले 0 था तो इसका कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन अब 0 के पहले अंक हो गया तो 0 का वैल्यू हो गया। जिसे मान लीजिए कि 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 हो गया तो 30 हो गया, तो 0 का वैल्यू हो गया। तो इसलिए यदि कोई 0 है और 0 के पहले अंक है तो 0 सार्थक अंक होगा। क्लियर। अब देखिए यदि बात करेगा कोई कि 0 है और 0 के बाद कोई अंक हो तो नहीं। अब देखिए इस पीरियड में क्या है, ये 30 है, लेकिन इस पीरियड में क्या है, 3 है, तो अभी तक 0 का कोई वैल्यू है, बिल्कुल नहीं है, 0 का वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 0 आपका जो है वो सार्थक अंक इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है। देखिए अब कहीं एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं देना है कि 0 कहीं अंक के बीच में है, 0 कहीं अंक के बीच में, यानी कोई अंक है, अंक के बाद 0 है और 0 के बाद पुनः क्या है, अंक है, तभी देखिए इस सार्थक अंक हो गया। तब हम लोग गिनेंगे 1 2 3, यानी सार्थक अंक क्या हो गया, 3 हो गया। यदि कोई बोलेगा कि 5 0 3 2 6 में सार्थक अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं, गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, यानी सार्थक अंक क्या होगा, क्योंकि बोले कि इतने में सार्थक अंक क्या होगा, 0। देखिए पॉइंट जो होता है तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता है, पॉइंट से कोई नहीं मतलब, सार्थक अंक में पॉइंट की हम बात नहीं करते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि 2-4 को एग्जाम्पल में कहें कि 6.465 0 में सार्थक अंक क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए अब यहाँ पर 0 के पहले अंक है, इसलिए 0 सार्थक अंक होगा। तो गिनिए 1 2 3 4 5, यानी सार्थक अंक क्या होगा, 5 होगा। यदि हम बात करते हैं कि 0.6 अब सार्थक अंक क्या होगा। तो देखिए अब 0 के पहले कोई अंक नहीं है, इसलिए 0 हमारे का सार्थक अंक नहीं होता। 1 2 3 4, यानी सार्थक अंक क्या हो गया, 4 हो गया। यदि कोई क्वेश्चन कर दें कि 6.465, अब बतलाइए सार्थक अंक क्या है, तो बिल्कुल अब 0 भी सार्थक अंक है कि 0 अंक के बीच में है, तो इसका वैल्यू है 1 2 3 4 5, यानी सार्थक 5 होगा। यानी जब 0 का वैल्यू होगा तो आपका सार्थक अंक होगा, यदि 0 का वैल्यू नहीं होगा तो सार्थक अंक नहीं होगा। यानी जो 0 अंक के पहले यदि 0 अंक के पहले है तो 0 जब अंक के पहले रहेगा तो 0 कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 0 आपका सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन यदि 0 बीच में है तो 0 सार्थक अंक होगा। यदि अंक के बाद 0 है तब पर भी सार्थक अंक 0 होगा, क्योंकि उसका वैल्यू हो जाता है। चलिए अब लोग आप चलते हैं किधर, अब इस पर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 19 कह रहा है कि 6.057 में सार्थक अंक क्या होगा। तो आप देख लीजिए सार्थक अंक की बात करेगा 1 2 3 4, यानी सार्थक अंक क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी कोई बोलेगा 6.057 में सार्थक अंक क्या होगा, तो 0। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, 5.4325 में सार्थक अंक क्या होगा। कमेंट करके बतलाइएगा कि इसका सार्थक अंक क्या होगा। ठीक है, हम आपके कमेंट का क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। अब हम लोग इसका हम आंसर इसका आप लोग बतलाइएगा। 5.325 में सार्थक अंक क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 होगा, इसमें सार्थक अंक 5 होगा। यदि हम बात करेंगे 3.054 में सार्थक अंक क्या होगा, तो 1 2 3 4 5, यानी सार्थक अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि 0 होगा तब पर भी 5 हो जाएगा। लेकिन यदि यही जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, यही जीरो आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो आपका सार्थक अंक बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को समझ में, इसका कमेंट करके बतला दीजिए थोड़ा सा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। NaOH में मोलों की संख्या क्या होगा। तो देखिए मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर, मोल बराबर होता है भार बाई आणविक द्रव्यमान, भार बाई आणविक द्रव्यमान। यानी मोल बराबर क्या होता है, भार बाई आणविक द्रव्यमान होता है।
भार बराबर आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, यानी कोई बोलेगा आपसे क्वेश्चन करेगा कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बाई आणविक द्रव्यमान होता है, यानी भार बाई आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो चलिए तो अब देखिए इसमें भार कितना है, 10 ग्राम है, भार कितना है 10 ग्राम। अब कह रहा है कि आणविक द्रव्यमान जिसका निकलना होता है उसका आणविक द्रव्यमान, तो NaOH का आणविक द्रव्यमान, तो NaOH का आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो Na बाबू कितनी है, 1 है, और Na का द्रव्यमान कितना होता है 23। दूसरा तत्व आता है तो प्लस होता है, ऑक्सीजन कितनी है 1 है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, फिर प्लस हो जाएगा। और हाइड्रोजन का है 1 है, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1 23 में गुणा करेंगे तो 23, 1 16 में गुणा करेंगे तो 16, और 1 1 में गुणा करेंगे तो 1, यानी टोटल को ऐड करेंगे तो 40, यानी बटा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 करने से यानी 1/4 हो जाएगा। तो आप 1 में भाग दे दीजिए तो देख लीजिए, तो 0 बढ़ जाएगा, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, फिर 2 5, यानी हो जाएगा 0.25, 0.25। कहाँ ऑप्शन है 0.25, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी कोई बोलेगा कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो राइट आंसर है। यानी 10 ग्राम NaOH में मोल्स नंबर क्या हो गए, तो मोल्स नंबर हो जाएंगे 0.25, 0.25। चलिए क्वेश्चन नंबर को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन कर रहा है आवोगाद्रो संख्या का मान होगा। तो आवोगाद्रो का मान होता है, आवोगाद्रो का मान होता है, सभी लोग को जानकारी होगा इस चीज़ को, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 क्या होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। तो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर देखिए ढूंढिए, 6.022 गुणे 10 के पावर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कोई बोले कि आवोगाद्रो संख्या क्या है, तो 6.022 गुणे 10 के पावर 23। याद रहे ये जनरली आवोगाद्रो नंबर है। यदि शुद्ध आवोगाद्रो संख्या की बात करेंगे तो 6.0221387 गुणे 10 के पावर 23 होता है। क्या होता है, यानी 6.0221387 गुणे 10 के पावर 23 ये शुद्ध मान होता है, लेकिन हम लोग प्रयोग में इसको लाते हैं, ऊपर वाला को प्रयोग में लाते हैं, लेकिन ये शुद्ध मान क्या होता है नीचे वाला। ठीक है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, क्वेश्चन मान होता है 1 लाख बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है, ये हजारों हजार बार कंपटीशन में पूछा गया है। तो यदि आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में बोल दीजिए, इसका आंसर बतला दीजिए। यदि आप जानते हैं तो इसका आंसर बतलाइए कि कौन आंसर होगा, नहीं तो हम लोग तो सोल्व करेंगे ही करेंगे। करे वो कौन सा ताप होगा इसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट आपस, कौन सा ताप है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होगा, क्या होगा आपस में बराबर होगा, आपस में। ठीक है, तो देखिए यदि हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक को। तो मान लेते हैं डिग्री C बराबर डिग्री F बराबर क्या x मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया x, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला डिग्री C बटा के 5 बराबर डिग्री F माइनस 32 बटा में क्या 9 हो गया। तो डिग्री C का मान कितना दिया है बेटा, डिग्री C का मान कितना दिया, कुछ नहीं दिया, तो x रकम मान लेंगे क्योंकि हमने मान लिया है 5। अब देखिए डिग्री F का मान कितना दिया है, तो x है माइनस 32 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए 3x मल्टीपल हो जाता है, क्या होता है 3x। ठीक है, अब देखिए अब कुछ नहीं तो बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब 3x गुणा कर देंगे, तो 9x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 9x, उसके बाद हमारा 5x माइनस क्या हो जाएगा 32। अब देखिए 9x अब 5x और माइनस क्या बोलते हैं 5 के 10 के 0 हो जाएगा, और 5 15 के 16 160 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 9x माइनस 5x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 160। तो देखिए 9 में से 5 घटेगा तो 4x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 160 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 160 बटा में 4 कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपको माइनस 16 डिग्री। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वह कौन सा ताप है जो डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बाबू। चलिए होता है थोड़ा सा
नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, देखेंगे, मज़ा आएगा, समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कार्बन एटम को अवोगाद्रो संख्या, कुछ नहीं करना है, जिसका पूछना है उसका अवोगाद्रो संख्या में मल्टीपल कर देंगे। तो क्या होता है 6.22 गुणे 10 के पावर 23। क्या पूछ रहा है कार्बन एटम, तो कार्बन एटम कितना 12, कार्बन का कितना होता है 12। यदि ऑक्सीजन का पूछता है तो खाली 16 से गुणा कर देते हैं। सोडियम का पूछता है तो आपको सोडियम का पूछ देता तो आपको 23 से गुणा कर देते, जो आता आपका आंसर हो जाता है। यानी कार्बन का पूछा है तो कार्बन कितना होता है, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और अवोगाद्रो संख्या क्या होता है तो 6.02 गुणे 10 के पावर 23। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन एटम को अवोगाद्रो संख्या का भार होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी 12 गुणे 6.02 गुणे 10 के पावर 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते रहेंगे। आगे कह रहा है कि रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम। देखिए ये चैप्टर का आज लास्ट चल रहा है, तो मजबूरी है कि थोड़ा सा समय क्या करेगा, लेगा ही लेगा, क्योंकि हम कई बार बोल रहे हैं कि इसमें 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन जो है प्रत्येक टॉपिक से लिया गया है, तो इसको 40 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समय तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि रासायनिक संयोग के नियम, तो रासायनिक संयोग के 5 नियम है। कितने नियम है, 5 नियम। यानी कोई बोला कि रासायनिक संयोग के कितने नियम है, 5 नियम है। तो पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, यानी पहला क्या हो गया द्रव्यमान संरक्षण के नियम। दूसरा हो जाएगा स्थिर अनुपात के नियम, दूसरा क्या हो जाएगा स्थिर अनुपात के नियम, स्थिर अनुपात के नियम। तीसरा हो जाएगा गुणित अनुपात के नियम, गुणित अनुपात के नियम। तीसरा क्या हो जाएगा गुणित अनुपात के नियम। चौथा क्या हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपात के नियम, व्युत्क्रम अनुपात के नियम। और पांचवा हो जाएगा गैलुसेक का गैसीय अनुपात का नियम, गैलुसेक का गैसीय अनुपात का नियम। यानी रासायनिक संयोग के कितने नियम है, 5 नियम है जो आपके सामने दिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर अनुपात के नियम, गुणित अनुपात के नियम, व्युत्क्रम अनुपात के नियम और गैलुसेक के गैसीय अनुपात का नियम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25 क्वेश्चन कर रहा है, 25 क्वेश्चन कर रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कर रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कब प्रतिपादन हुआ, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन बाबू यदि बात करेंगे तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन अंतोन लेवासियो ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, अंतोन लेवासियो ने 1789 ईस्वी में किया था। यानी कोई बोलेगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, अंतोन लेवासियो ने कब किया था, 1789 ईस्वी में। उनका कहना था किसी भी पदार्थ, जब कोई पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है तो भाग लेने के दौरान पदार्थ का न तो उत्पत्ति होती है न तो विनष्ट होता है, बल्कि एक दूसरे रूप में क्या होता है, बदला जाता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन 1789 ईस्वी में अंतोन लेवासियो ने किया था। और इनका कहना था कि जब पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है तो उस दौरान न तो विघटित होता है, न उस पदार्थ का न तो सृजन होता है, न तो उत्पत्ति होता है, न तो विनष्ट होता है, बल्कि एक दूसरे रूप में बदला जाता है। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन 1789 ईस्वी में अंतोन लेवासियो ने किया था। इनके अनुसार जब कोई पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, कोई पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है तो भाग लेने के दौरान पदार्थ का न तो उत्पत्ति होता है और न तो पदार्थ विनष्ट होता है, बल्कि एक दूसरे रूप में बदला जाता है। जैसे दो चाय ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 चाय ले लेते हैं। यदि हम 2 चाय ले लेते हैं, मतलब कि टी जिसको बोलते हैं हम लोग, टी ले लेते हैं, ठीक है, और ये 30 डिग्री सेल्सियस है और ये 40 डिग्री सेल्सियस है, तो जानते हैं क्या होगा, ये जो 30 है ये कुछ ठंडा है किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। तो अभी 40 डिग्री का टेम्परेचर यानी 5 डिग्री टेम्परेचर किधर चलाएगा,
30 की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35। तो देखिए इसमें का 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया है, 30 में परिवर्तित हुआ है, ठीक है, यानी वो किस में बदला है, 30 की तरफ आया है। तो हमारे कहने का तात्पर्य केवल और केवल है कि ये 30 और ये 40 था, तो इसमें से 5 घटा है, तो खत्म नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि बदला है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करा, गुणित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया है। किसने, डाल्टन ने 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में। यानी कहा है, कोई बोलेगा कि गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन सन 1803 ईस्वी में डाल्टन ने किया था। किसने किया था बाबू, डाल्टन ने किया था। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन करा, 27 क्वेश्चन करा, व्युत्क्रम अनुपात के नियम यानी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसमें रीचर नामक वैज्ञानिक ने, किसने किया था बाबू, रीचर, यानी व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, रीचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, रीचर नामक वैज्ञानिक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 28 की करा, आवोगाद्रो के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो सन 1811 ईस्वी में। जो ऑप्शन इसमें क्या नहीं दिया है, ठीक है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या इसमें में। तो आप लोग बना लीजिएगा कि आवोगाद्रो नियम किसने दिया था, तो आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और कब दिया था, तो 1811 ईस्वी में। यानी आवोगाद्रो नियम का प्रतिपादन किसने किया था, आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने। किसने कब किया, क्या 1811 ईस्वी में। यानी आवोगाद्रो नियम का प्रतिपादन कब हुआ, 1811 ईस्वी में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, करा डाल्टन परमाणु सिद्धांत दिया। तो भैया डाल्टन परमाणु सिद्धांत की बात करें तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 ईस्वी में अपना क्या दिया था, नियम दिया था। उन्होंने नियम दिया था, उनका कहना था, सबसे पहले नंबर कहना यह था कि परमाणु को न तो परमाणु किसी पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण है जो विघटित नहीं होता है। मतलब डाल्टन का सन 1808 ईस्वी में कहना था। किसने में कहना था, 1808 ईस्वी में। यानी डाल्टन नामक वैज्ञानिक का कहना था कि कब कहे थे, तो 1808 ईस्वी में। यानी जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में अपना नियम दिया था और उनका कहना था कि जो परमाणु है उसको विघटित नहीं किया जा सकता, यानी वो इंडिविजुअल है, मतलब कि उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। इन्होंने बता करके क्या किया, चला गया। कुछ नियम भी दिया था तमाम तरह का, जो आपने जब हमारे एग्जाम अड्डा में जाइएगा और जाकर के बोलिएगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एग्जाम अड्डा संदीप सर, तो आपको मेरा वीडियो आ जाएगा और उसमें हम डाल्टन के बारे में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पूरा डिटेल्स बतलाए हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि डाल्टन परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन ने ही दिया था सन 1808 ईस्वी में। इनका कहना था कि परमाणु को विघटित नहीं किया सकता है, मतलब कि अविघटित होता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने आकर के बोला कि नहीं, परमाणु को विघटित किया जा सकता है मौलिक कण में, यानी फंडामेंटल पार्टिकल में। और उन्होंने क्या बतला दिया, नया साबित कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जियोटॉन, मेसान, तमाम तरह का मौलिक कणों में तोड़ दिया। यानी डाल्टन का कहना था कि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, परमाणु को तोड़ा जा सकता है, परमाणु को तोड़ा जा सकता है, ठीक है, परमाणु को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसे ध्यान दिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे 30, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का रहा, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा कि कार्बन का परमाणु है खोवा है, तो आपके लिए खोवा बन गया। चलिए खोवा आ गया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का परमाणु संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या, डी। क्योंकि यदि हम बात करेंगे हाइड्रोजन की बात करेंगे, हीलियम की बात करेंगे, लिथियम की बात करेंगे, बेरिलियम की बात करेंगे, बोरॉन की बात करेंगे और कार्बन की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है और बोरॉन का कितना 5 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो याद रहे, ये
3 दिया तो 3 किसका है लिथियम का, 4 दिया 4 किसका है बेरिलियम का, 5 दिया तो बोरोन का और 6 दिया तो कार्बन का। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। करा है सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। समझ में आ रहा है बाबू ना। देखिए अब हम आप लोग को प्रयास करें कि जितने शॉर्ट वीडियो बनाएं और शॉर्ट वीडियो बना करके आपको अच्छा से समझ में आ पाए। तो ठीक है, करा कि सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो देखिए ए बराबर फार्मूला होता है, फार्मूला बेटा होता है क्या होता है फार्मूला, तो ए बराबर होता है, ए बराबर बेटा होता है हमारा, ए बराबर बेटा होता है चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है। तो ए बराबर होता है P+N। तो देखिए सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का क्या होता है, 11 होता है और द्रव्यमान 23 होता है। तो ए को द्रव्यमान बोलते हैं और जेड को परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पर दे दिया 23। ठीक है, और पी का मान क्या होता है, जेड बराबर पी बराबर ई होता है, यानी जब परमाणु उदासीन हो तब जेड बराबर पी बराबर ई होता है। तो जेड का मान कितना दिया है, 11 दिया है, परमाणु संख्या को जेड बोलते हैं। तो भाई पी का मान भी क्या होगा, 11, इससे कोई मतलब ही नहीं, लेकिन ई का मान भी 11 होगा। तो पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान कितना हो जाएगा, तो पी का मान हो जाएगा आपको 11। तो 11 प्लस क्या हो जाएगा एन, तो 23, अब माइनस है, यहाँ पर प्लस हो गया तो यहाँ पर माइनस हो गया, 11 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा एन, 23 में से 11 घटेगा तो 12, यानी एन का मान कितना हो गया 12। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 32 क्वेश्चन की बात करेंगे, 32 क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, 32 क्वेश्चन करा कि वह कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन संख्या शून्य होता है। ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होता है। तो आपको देख लेते हैं कि कौन सा तत्व है। तो भाई देखिए इसमें हमको हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर क्या है, हाइड्रोजन, तो बी ऑप्शन। तो देखिए हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो देखिए ए बराबर क्या होता है, P+N होता है। तो जेड बराबर P बराबर ई होता है, तो जेड का मान कितना है 1, पी का मान भी क्या होगा 1 होगा, ई का मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए ए का मान क्या हो जाएगा 1 और पी का मान भी कितना 1 हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा यार, ये प्लस इधर रहेगा तो -1 -1 हो जाएगा बराबर है, यानी 1 में से घटेगा तो 0 बराबर एन हो गया। यानी कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कि सर वो कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, तो 118 तत्वों में केवल और केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आप ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। 32 देखिए क्वेश्चन नंबर 32 करा कि C2H4 में C2H4O2 का मूलानुपातीय सूत्र क्या होगा। मूलानुपातीय सूत्र इंपेरिकल फार्मूला पूछ दीजिए। देखिए इंपेरिकल फार्मूला एक सरलता फार्मूला होता है, इंपेरिकल फार्मूला एक सरलतम रूप होता है, यानी अब उससे सरलतम नहीं हो सकता है। यानी आपसे क्वेश्चन कोई आपसे क्वेश्चन करे कि मूलानुपातीय सूत्र क्या है, तो मूलानुपातीय सूत्र के सरलतम रूप होता है। क्या होता है बेटा, एक सरलतम रूप होता है जिसे बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6 और H6। तो देखिए इसका सरलतम रूप यदि निकालना होगा तो ही हमारा क्या होगा मूलानुपातीय सूत्र, यानी बेंजीन का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, बेंजीन का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, यानी मूलानुपातीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा अंक से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जो सबसे कट जाए, यानी 6 से कटेगा दोनों तो कट जाएगा, तो कितना होगा CH, यानी मूलानुपातीय सूत्र क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, यानी बेंजीन का मूलानुपातीय सूत्र क्या हो जाएगा CH हो जाएगा। इसे मान लीजिए दे देता यदि C4H10 दे देता, C4H10 दे देता, बोलता कि इसका मूलानुपातीय सूत्र क्या होगा। तो देखिए ये क से कटेगा, 2 से कटेगा, ये भी क से कटेगा, 2 से कटेगा, यानी कितना हो जाएगा C2H5। यानी कोई कहता है C4H10 का मूलानुपातीय सूत्र क्या है, तो C2H5 हो जाएगा। ठीक है, C2H5 हो जाएगा। चलिए इसका मतलब यदि हम बात करते हैं C2H4O2 में C2H4
O2 का मूल अनुपातीय सूत्र क्या होता है बेटा? तो सबसे पहले नंबर देखिए, ये कौन से कटेगा? 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, तो C1 हो जाएगा और H 2 दूना के 4 हो जाएगा और O का हो जाएगा 1, यानी CH2O हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। ऑप्शन क्या देखिए ढूंढिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी C2H4O2 का मूल अनुपातीय सूत्र क्या होगा? तो CH2O हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग अब देख लीजिए। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर अब आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया 34, क्वेश्चन नंबर 34 आ गया, क्वेश्चन नंबर बेटा कितना आ गया? 34 आ गया। देखिए यहाँ प्रकार है संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है बेटा। तो देखिए संतुलित समीकरण की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर हम लोग इक्वेशन को जान लेते हैं, समीकरण को जान लेते हैं। तो देखिए जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के जगह पर उसका सूत्र का प्रयोग करते हैं और उससे जब प्राप्त होता है तो हमारा क्या होता है? समीकरण होता है। समीकरण 2 प्रकार का होता है, एक संतुलित समीकरण और एक असंतुलित समीकरण होता है, एक संतुलित समीकरण और एक असंतुलित समीकरण। इसको वैलेंस इक्वेशन और अनवैलेंस इक्वेशन कहते हैं। यानी जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला हो जाएगा बैलेंस, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। यानी तो देखिए बैलेंस इक्वेशन क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो अभिकारक कहलाता है और उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो देखिए अब जो भाग लिया उसको अभिकारक और जो नया चीज बनाता है उसको उत्पाद बोलते हैं। तो देखिए अभिकारक और उत्पाद की बात करेंगे बेटा, किसका बात करेंगे? अभिकारक और उत्पाद की बात करेंगे। तो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या यदि आपस में बराबर है तो संतुलित है, यदि बराबर नहीं है तो क्या है? असंतुलित है। यानी अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या यदि आपस में क्या है? बराबर है तो क्या है? संतुलित है, यदि बराबर नहीं है तो असंतुलित है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। देखिए इधर हम लोग ध्यान दीजिएगा, तीर के जो पीछे होता है अभिकारक होता है, अभिकारक, और तीर के सामने जो होता है उत्पाद होता है। ठीक है, तीर के जो पीछे होगा अभिकारक और तीर के सामने जो होता है वो क्या होता है? उत्पाद होता है। इतने याद रख लीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या संतुलित है? संतुलित नहीं। ये पूछ रहा है कि संतुलित समीकरण नहीं है, नहीं की बात कर रहे हैं। तो देखिए जिंक किधर का गो है? 1 है, इधर जिंक कितना है? 1 है, इधर एच का गो है 2 गो है, इधर एच कितना है? 2 गो है, इधर एस का गो है 1 है, इधर एस का गो 1 है, इधर ओ का गो है 4, इधर ओ का है। तो ये तो बाबू क्या है? ये संतुलित है। ये क्या है? संतुलित समीकरण है, ये संतुलित हो गया। यदि बात करेंगे बी का तो इधर कॉपर का गो है 1 है, इधर कॉपर का गो है 1 है, इधर देखेंगे एच का गो है 2 है, इधर एच का गो है 2 है, इधर एस का गो है 1 है, इधर एस का गो है 1 है, इधर ओ का गो है 4 बेटा, इधर ओ कितना है? 4। तो इसलिए ये भी क्या है? संतुलित है। ये भी क्या बेटा? संतुलित है। यदि हम डी की बात करें तो इधर सोडियम का गो है 1 है, इधर भी सोडियम का गो है 1 है, इधर क्लोरीन का है 1 है, इधर क्लोरीन का बेटा 1 है। इसलिए ये भी क्या है? संतुलित है। ये भी क्या है? संतुलित है। लेकिन यदि हम बात करेंगे इधर एफ का गो है 1 है, इधर एफ का गो है 3 गो है, इसका मतलब कि ये क्या है? संतुलित नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। यानी कोई बोलेगा संतुलित समीकरण नहीं है तो इसमें कौन आंसर होगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। ठीक है, अब कह रहा है 35 में क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ ए 20 ग्राम 18 ग्राम जल में मिलाकर विलयन बनाया गया। मतलब कि 2 ग्राम को 18 ग्राम में मिलाकर के क्या बनाया गया? विलयन बनाया गया। तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलय का भार आबटा में क्या? विलयन का भार, विलयन का भार है। गुणे क्या हो जाएगा बेटा? गुणे हो जाएगा 100। गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो विलय का भार क्या है? 2 ग्राम है बेटा। विलय का भार कितना बेटा? 2 ग्राम है। और विलयन का भार, तो विलय और विलायक दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 प्लस क्या? 18 कितना हो जाएगा? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। विलय का भार कितना दिया है? 2 ग्राम दिया है। तो 2, अब विलयन का भार कितना हो जाएगा? 2 + 18 और गुणे कितना हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। तो 2 18 2 कितना हो जाएगा? 20 और गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा बेटा। 20 5 कितना हो जाएगा? 100 5 गुना के 10%। इसमें ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कह रहा कि किसी पदार्थ 1 के 2 ग्राम को 10 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन बनाया गया। विलय ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं।
हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 देख रहे हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर कह रहा NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात करें जो 4 ग्राम NaOH का जल की पर्याप्त मात्रा में मिश्रित कर तैयार किया गया है ताकि 250 ml विलयन बनाया गया। मतलब कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH को क्या किया गया है, किसी जल में मिलाया गया है और तब जाकर के विलयन कितना प्राप्त हो रहा है, 250 ml विलयन प्राप्त हो रहा है। तब कह रहा है कि तो इसका प्राप्त किया गया था। क्या पूछ रहा है, मोलरता क्या कह रहा है, यानी बेटा मोलरता पूछ रहा है कि इसका मोलरता क्या होगा। तो देखिए मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता, इसे मोलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोलरिटी बोलते हैं। मोलरिटी क्या है, तो मोलरिटी की यदि बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा, मोलो की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, अब बेटा के क्या हो जाएगा बेटा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बेटा हो जाएगा, विलयन का आयतन। थोड़ा सा समझना होगा ईमानदारी पूर्वक से क्योंकि फास्ट चल रहे हैं। तो देखिए विलय के मोलों की संख्या क्या है, तो विलय के मोलों की संख्या के लिए का विलय का भार कितना है, 4 दे दिया है। विलय का भार कितना दे दिया है, 4। और NaOH का मैंने निकाला था, NaOH कितना होता है, 40 होता है। कटा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा बेटा, कितना बार में कटेगा, तो 4 में भागा देना है किससे, 40 से डिवाइड करना है, तो 0 बैठाएगा तो 0 पॉइंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 यानी कट जाएगा, तो यानी 0 तो ऊपर कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो गया बेटा, 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ठीक है, यदि हम बात करते हैं अब आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। तो विलयन का आयतन कितना दिया है, 250। ये ml में दिया है, लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, 1 0 से 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 25 चौके। तो अब आप 1 में भाग करिए किससे, 4 से, तो 0 हो जाएगा, तो 4 दूना 2 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 यानी 0.25। यदि डिवाइड करिएगा काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 0.4 m हो जाएगा, m यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी करा कि NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात करें जो 4 ग्राम NaOH का जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर तैयार किया गया है, तो 250 मिलियन प्राप्त होता है। 250 ml विलयन, तो आपका मोलरता पूछ रहा है, तो आपका मोलरता कितना हो जाएगा, मोलरता हो जाएगा 0.4 m। देखिए मोलरता का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स होता है, मोल लीटर इनवर्स। यानी कोई बोलेगा कि मोलरता का मात्रा क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, यानी m की जगह पर मोल लीटर इनवर्स लिखिएगा तब क्या करेगा, काम चलेगा। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग देख लिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 0.4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं, 3 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करते हैं, करा कि 1 kg विलायक में वर्तमान विलय की मोलों की संख्या है। करा कि 1 लीटर विलायक है और उसमें विलय घुल रहा है, तब उसे क्या बोलते हैं, तो देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोलरता। यानी 1 लीटर विलयन, यानी लीटर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, मोलरता। इसको हम लोग मोलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोलरिटी बोलते हैं। 1 kg विलायक की बात करेगा, किसका, 1 kg, ये 1 लीटर था, 1 kg विलायक की बात करेगा, किसका बात करेगा, विलायक की बात करेगा, तो हो जाएगा मोललता हो जाएगा। क्या बेटा हो जाएगा, मोललता, जिसको बोलते हैं मोलरिटी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, मोलरिटी। यानी 1 kg विलायक में विलय के मोलों की संख्या क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। क्या बेटा, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोलरिटी कहाँ है, मोलरिटी। देखिए ये ऑप्शन गलत है, मोलरिटी, ऑप्शन नंबर बी। यानी 1 kg विलायक में वर्तमान विलय है बाबू, विलय के मोलों की संख्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, मोलरिटी। इसे हम बोलते हैं मोललता। तो देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और 1 kg
कहेगा तो आपका मोलरता हो जाएगा, 1 लीटर कहेगा तो मोलरता हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा कि नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, नॉर्मलता किसे बोलते हैं, जिसे समानता बोलते हैं। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिलियन ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता बोलते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल एन के दर्शित करते हैं। यदि मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन क्या है, तो यह किसी विशेष अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश मोल प्रभाज कहते हैं, इसे एक्स दर्शित करते हैं। तो चलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अब 38 क्वेश्चन की बात कर रहा है, 38 क्वेश्चन कर रहा है, 38 क्वेश्चन कर रहा है कि CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान, ये क्या लिखा गया है, द्रव्यमान लिखा गया है। कह रहा है CH4 का आणविक द्रव्यमान, तो देखिए CH4 की बात बोला है। कार्बन कितना है, कार्बन 1 है, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 हो गया, प्लस हो जाए। हाइड्रोजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 12 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 1 4 में गुणा करेंगे तो 1 4 में गुणा करेंगे तो 4, 12 4 16, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16, यानी CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी आपसे यदि क्वेश्चन कर दे कोई H2O का आणविक द्रव्यमान, H कितना है, 2, 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद दूसरा तत्व आता है तो प्लस हो जाता है। और देखिए ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 16 होता है। तो 16 से मल्टीपल करते हैं, 2 1 में गुणा करेंगे तो 2, 16 1 में गुणा करेंगे तो 16, 16 2 कितना हो जाएगा, 18। यानी कोई बोलेगा कि H2O का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 18। इसी तरह आप लोग किसी भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन में आप लोग एक दे देते हैं सीट आप लोग में, आप लोग अभी बना करके कमेंट कर दीजिए, दे दीजिए। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, कमेंट करके बतला दीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 करा 10 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करें। करें कि 10 ग्राम हमारा क्या है, NaOH है, उससे मोलों की संख्या क्या होता है। तो बेटा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बेटा क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बाई आणविक द्रव्यमान, भार बाई आणविक द्रव्यमान। बेटा भार कितना दिया है, बेटा भार कितना दिया है बता दो, तो भार कितना दिया है, तो भार इसमें 10 ग्राम दिया है, कितना दिया है, 10 ग्राम। और आणविक द्रव्यमान NaOH का कितना होता है, 40 होता है। डिवाइड कर दो ना यार, 1 बटा के क्या 4 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 0.25 हो जाएगा, क्या 0.25 कहीं दिया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बेटा कितना होगा, बी हो गया। ऑप्शन नंबर बेटा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। करा यूरेनियम का क्रमांक संख्या होता है, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम, एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम। करा कि परमाणु संख्या यूरेनियम का होता है। तो बेटा ये क्या है, रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी यानी जो यूरेनियम है एक शक्तिशाली धातु है, जिसका परमाणु संख्या क्या होता है, 92 होता है, यानी 92 होता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना हो रहा है, 92 होता है। ठीक है, तो आज आपने ये जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखा, बहुत देखने के लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आपको ज्ञान मिला, लेकिन धन्यवाद हम दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग पढ़ने वाले हैं। जो व्यक्ति अंत तक वीडियो को देखा वो बच्चा एकदम पढ़ने वाला है और लाइफ में कुछ न कुछ करेगा। तो ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े हैं पहले चैप्टर का 40 क्वेश्चन। यदि आपको दूसरे चैप्टर का भी चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस सर दूसरा चैप्टर, यानी जिसका नाम होगा परमाणु संरचना। क्या होगा, परमाणु संरचना होगा। तो उस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और देंगे। लेकिन कब, जब आप लोग कुछ कमेंट करिएगा कि हाँ सर हमको परमाणु संख्या 2 का ऑब्जेक्टिव बनाइए, तो हम जरूर बनाएंगे और बनाकर क्या करेंगे, देंगे, जिससे आप लोग को आने वाला समय में बहुत भी फायदा हो। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं। बस आज के लिए इतना ही, तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।